अच्छा तो भाई आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो। जी जी सर, आवाज़ आ रही है सर। ठीक है, बस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या करवाया था भाई? यूज स्टेट कंप्लीट करवा दिया था। हेलो। यूज सर एक स्टेट मिनट कंप्लीट जरा करवाया था रिपीट लास्ट करवा टाइम ना? सर, थोड़ा सा रिपीट करवा दें। क्या चीज़ रिपीट करानी है भाई ऐसा? वही सर, यूज टेन का थोड़ा सा जो पिछली क्लास में पढ़ाया था। आपने प्रैक्टिस नहीं की क्या? वीडियोस सर की। अवेलेबल हैं भाई, वीडियोस लगा दी थी उसमें मैंने, आप वहाँ से ओके ओके, वीडियो फिर ठीक देखते। है, ठीक है भाई, ठीक है। वीडियोस तो मैंने वहाँ भेज दी है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू है, सर। ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं है जो आप ना देख सकें। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर और हम एक काम करेंगे। पहले मैं एक न्यू ऐप बिल्कुल क्रिएट करूँगा और आज हमने जो स्टार्ट लेना है वो नेटलीफाई से ही लेना है, जब तक हम यहाँ ऐप क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम ब्राउज़र पे जाके नेटलीफाई को देखते हैं। क्रिएट ऐप डिप्लॉय, ऐप डिप्लॉय कर देता हूँ, हाइफन ऐप डिप्लॉय। और जब तक ये, ठीक है, जब तक ये चल रहा है तब तक हम, एक नेटिव है रिएक्ट, हाँ ठीक है भाई, इसे चलने देते हैं। हम यहाँ आ जाते हैं ब्राउज़र पर और एक मिनट, रिक्वेस्ट आ गई है एडमिन। ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं और अब तक हमने एक चीज़ देखनी थी कि HTML या CSS पर बात करूँ तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते थे तो मैं आपको उसको लाइव करवाने के लिए गिटहब का यूज़ करवाता था, या मैंने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट में आपको एक काम सिखाया था, वो था नेटलीफाई का। फर्स्ट डे जब आपको पहली डिप्लॉयमेंट बताई थी मैंने, तो वो आपको बताई थी मैंने कैसे नेटलीफाई के थ्रू। नेटलीफाई पर आप सिंपल HTML का एक कोड जो है वो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो है वो सेम ही कोड जो आपने नेटलीफाई पे किया था, मैंने आपको गिटहब के थ्रू पुश करना, गिटहब पर अपलोड करना बताया था। उसके बाद बताया था कि गिटहब से ही उसको आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। उसमें हमें ये बेनिफिट था कि जब भी मैं गिटहब के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट को अपलोड करता था और लाइव करता था, गिटहब के थ्रू उसकी होस्टिंग करता था, ठीक है, यानी कि डोमेन गिटहब के थ्रू बनाकर उसको लाइव कर देता था वेबसाइट को। तो उसमें मुझे ये फ़ायदा होता था कि अगर मुझे कल को उसको अपडेट करना है तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं अगर कोड अपना पुश कर देता था वो ऑटो हो जाती। अच्छा, अब रिएक्ट के केस में मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि रिएक्ट में जब भी मैं किसी कोड को पुश करता हूँ तो अब पुश में होता क्या है, जैसे अगर मैं बता दूँ, यहाँ पर गिटहब पर ही चला जाता हूँ, ठीक है। गिटहब पर आने के बाद हम देखते हैं कि गिटहब पर बहुत सारी ऐसी रेपोज हैं जो मैं गिटहब पर आकर बनाता हूँ भाई, मुख्तलिफ। गिटहब पर रिएक्ट की कोई मैं बना लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ एक, हाँ ये एक रेपो पड़ी हुई है मेरे पास, इसको देखते हैं, ठीक है। अब जब मैं ये फेंकता हूँ, ये फाइल अपलोड करता हूँ, तो इसमें पब्लिक भी है, सोर्स भी है, इस तरह की मल्टीपल फाइल है। एक फ़ाइल मिसिंग है इसमें, वो है नोड मॉड्यूल की। कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं, कौन सी क्या है, वो सारी जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास पैकेज जेसन में और पैकेज लॉक जेसन में होती है। यहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करके वो नोड मॉड्यूल्स के थ्रू जितने भी मॉड्यूल उसको चाहिए ऐप को, वो ऐप अपने अंदर इंस्टॉल करती है। उसके बाद वो, अगर मैं गिटहब पर के थ्रू इसको पुश तो हो जाता है। अब हमने ये देखा कि जब मैं गिटहब पे कोई भी नेटलीफ जो रिएक्ट की ऐप है उसको जब पुश करता हूँ तो उसकी नोड मॉड्यूल की फ़ाइल नहीं आती। एक बात ये हमने नोट की। दूसरा ये कि अगर मैं इसको लाइव कर भी दूँ github.io पर, अगर बच्चों ने ट्राई किया और इसको लाइव करने का, तो लाइव होगी नहीं आपकी ऐप। क्यों? क्योंकि गिटहब के अंदर जब ये इतनी बड़ी ऐप है, जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और, अच्छा ये ऐप हो रही है अभी, मैं यहाँ पर आ जाऊँ बिलफर्ज, ये लास्ट टाइम जो हमने स्टेट का लेक्चर देखा था, इस ऐप को ही मैं देखना शुरू करूँ तो ये 300 MB 180 तक पहुँच गई है तकरीबन, और 280 MB की मेरे पास ये एप्लीकेशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि 280 MB की अगर एप्लीकेशन है, जैसे बिलफर्ज में यहाँ आता हूँ गूगल पर और ब्राउज़र पर आने के बाद जब मैं यहाँ लिखता हूँ गूगल और इंटर करता हूँ
तो इसका मतलब ये गूगल जो चल रहा है मेरे पास, ये जो पेज लोड हो रहा है, ये अगर एप्लीकेशन है तो जाहिर सी बात है स्टेट पर मैंने कोई बड़ी काम तो नहीं किया ना। स्टेट तो बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें मैंने 2 से 3 लफ्ज़ लिखे थे जिनको अपडेट करके आपको दिखाया था, या 2-4 एरे यूज़ किए थे, ख़त्म, और तो कुछ नहीं था। इतने से कोड को इसने 380 MB तक का तकरीबन, या 280 MB तक का, 250-300 MB तक का इसने क्या कर दिया, बना दिया। तो अगर इतना लोडेड कोड होगा मेरा तो पेज, जाहिर सी बात है जब भी आप यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ google.com, ठीक है, गूगल के बाद स्लैश लगाता हूँ या कुछ भी लॉगिन वगैरह करता हूँ, तो जितने भी मेरे पास गूगल की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये पेज आ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है ये पेज इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। अगर 300-400 MB का मेरा एक पेज होने लगेगा ऐप का, तो कितनी देर लगाएगी मेरी एप्लीकेशन लोड होने में, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, फिर हम ये कोड लाइव नहीं करते, हम इस कोड की जगह कुछ और है जो लाइव करते हैं। अब वो लाइव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, npm बिल्ड करते हैं, और फिर उस npm बिल्ड को हम क्या कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं नेटलीफाई या कहीं पर भी अगर हमें वो कोड जो है अपलोड करना है तो वहाँ पर करते हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। वो हमारा कोड क्या करता है, बहुत ज़्यादा कंसाइज कर देता है, npm रन बिल्ड नाम की एक कमांड है वो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और आई थिंक मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई होगी अब तक, ठीक है भाई, एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं एप्लीकेशन रन करके चेक कर लेता हूँ पहले, ऐप डिप्लॉय, और इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। app.js है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ npm start। सिस्टम बहुत हैंग हो रहा है, किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई हुई है, कोई वेटिंग पर है, फ़र्क आ गए, ठीक है। ये रहा npm start। मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, ये सर्वर रन हो जाए, ठीक है भाई, सर्वर स्टार्ट हो गया और ये हमारा सर्वर जो है वो रन हो रहा है। अच्छा, ये सर्वर रन हो रहा है किस चीज़ पर, लोकल होस्ट पर। अब हमने यहाँ पर ये URL इसका देखना है, ये है लोकल होस्ट। अच्छा, लोकल होस्ट क्या होता है बेसिकली, लोकल होस्ट का मतलब है आपका कंप्यूटर अपना। अब जैसे ये मैं चला रहा हूँ लोकल होस्ट पे, ये जो ऐप मैंने रन की हुई है तो ये जस्ट लोकल होस्ट पर चल रही है और कहीं नहीं चल रही। लोकल होस्ट का मतलब ये एप्लीकेशन जस्ट मेरे कंप्यूटर में चल रही है, और कोई अगर ये URL डालेगा तो अगर उसके पास कोई npm या नोड पैकेट मैनेजर से कोई भी लोकल होस्ट 300 पे कुछ ऑन हुआ है तो वो दिखाएगा, उसको मेरी एप्लीकेशन नहीं दिखाई देगी। लेकिन नेटलीफाई हो गया, गिटहब हो गया, अगर इन पर हम कोई अपलोड करते हैं वेबसाइट, इनकी फ्री डोमेन्स यूज़ करके, तो हम उसे ओवरऑल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो होस्टिंग नहीं है असल में, वो जो होस्टिंग है वो असल में क्लाउड है, तो वो हमें क्लाउड्स हैं, नेटलीफाई एक क्लाउड है जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। अब कौन आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखा हमने हमारी एप्लीकेशन तो सक्सेसफुल रन हो गई, यहाँ पर आ गई। अब इसको नेटलीफाई पर कैसे अपलोड करना है हम ये देख लेते हैं। मैं आता हूँ गूगल पर और यहाँ आने के बाद लिखूँगा सिंपल नेटलीफाई, ठीक है। और नेटलीफाई पर आने के बाद मैं नेटलीफाई पे यहाँ डिप्लॉय पर आ जाऊँगा, ठीक है। अब इसको डिप्लॉय करने के लिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ करूँगा, उससे पहले मुझे ये कोड पुश करना पड़ेगा। यहाँ पर आता हूँ मैं, और इस CMD को मुझे चलाना है, तो जाहिर सी बात है जो रैपो बनाऊँगा मैं एक न्यू गिटहब पर जाके, 1 मिनट में गिटहब पर आता हूँ और एक न्यू रैपो क्रिएट करता हूँ, ठीक है भाई। एक न्यू रैपो बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ नेटलीफाई डेमो, नेटलीफाई डेमो BMJ कर देता हूँ, ठीक है भाई। नेटलीफाई का डेमो बता रहा हूँ BMJ वालों को, तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है भाई। अब मुझे गिट इनिट करना पड़ेगा और कुछ कमांड्स चलानी पड़ेगी। मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, कनेक्शन वाली, और किसी ने एडमिन, ठीक है। यहाँ आता हूँ मैं और कंट्रोल शिफ्ट एक न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ और इस न्यू टर्मिनल पे गिट इनिट कर देता हूँ। सबसे पहले एक गिट जो है मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक, अपने कनेक्शन लगाने के लिए। अच्छा, इसको चेक भी किया जा सकता है। इसको चेक करने के लिए कमांड आई थिंक होती है गेट रिमोट -v करके, तो ये बता देगा कि ये जो रैपो है ये किससे कनेक्ट है, ये कोड किससे कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये कनेक्ट हुआ हुआ है बिलाल सिद्दीक, जो कि मेरा गिटहब का अकाउंट है, नेटलीफाई डेमो bmj.git, इसी से हमने कनेक्ट किया हुआ था। अच्छा, अब स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इस सारी फाइल्स को कनेक्ट करवाना है, तो गिट ऐड डॉट करूँगा, ये सब फाइल ऐड हो जाएंगी। अब इसके साथ कमिट करूँगा, गिट कमिट और -m आगे लिख दूँगा इनिशियलाइज्ड, प्रोजेक्ट मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। और अब मैं आता हूँ गेट पुश ओरिजिन मास्टर, तो मैं फर्स्ट टाइम में इसको पुश कर देता हूँ ओरिजिन मास्टर में, ठीक है भाई। तो ये सक्सेसफुली मेरे पास ये कोड है, ये रन हो गया। अब मैं बार बार यहाँ कमांड से नहीं करूँगा, इसके थ्रू रन करूँगा। और यहाँ आता हूँ, चेक कर लेता हूँ मेरे पास क्या ये चीज़ वाकई हो चुका है, कोड पुश जी। अब आप देखते हैं यहाँ पर भी नोड मॉड्यूल की फ़ाइल मौजूद नहीं है, क्योंकि ये फ़ाइल पुश नहीं होती, मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ। और यहाँ देखें एक कंप्लीट रीडमी भी बन चुका है कि बिल्ड कैसे बनाई जाएगी, रन npm बिल्ड, npm रिजेक्ट, इस टाइप की कमांड दी हुई है डिटेल। ये कहाँ से आई रीडमी? तो ये रीडमी जो है वो हमें गिटहब के थ्रू, जो रिएक्ट हम जब इंस्टॉल करते हैं तो रिएक्ट के थ्रू ऑटोमेटिक मिलती है। ये रिएक्ट की अपनी रीडमी है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके जो भी रीडमी आप बनाएं उसको बनाने के बाद वो पुश कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं गेटिंग स्टार्टेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ जिसने लॉगिन नहीं किया वो लॉगिन कर लेगा, सिंपल। लॉगिन करने के बाद अच्छा, मेरा ये प्रोजेक्ट ऑटो यहाँ पर कनेक्ट हुआ है गिटहब के साथ, ठीक है। आप जब इसको स्टार्ट लेंगे तो हो सकता है आपके पास गिटहब से कनेक्ट ना हो। जब आप इस इनिशियलाइज़ करने लगे, यहाँ पर आता हूँ मैं और एक न्यू इंपोर्ट बनाने लगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करना है, या कोई टेम्पलेट करना है, या डिप्लॉय मैनुअल करना है, ठीक है। मैनुअली डिप्लॉय करना है तो एक कमांड लिख कर आपको करना पड़ेगा। टेम्पलेट कुछ बने बनाए टेम्पलेट दे देगा, वो आप किसी भी उस पर होस्ट कर सकते हैं, डोमेन करके लाइव चला सकते हैं। दूसरा है हम एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमेशा यूजुअली हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर आऊँगा। अब वो पूछ रहा है क्या करना है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कनेक्ट करवाऊँगा यहाँ से अपने गिटहब से, ठीक है। गिटहब है, गिटलैब है और ये बिटबकेट है और एज़्योर डिवॉप्स है। ये भी जिस तरीके से हमारे पास कंट्रोल वर्जन गिटहब है, तो ये सब भी क्या है, कंट्रोल वर्जन थे। ये अलग अलग हैं, एक जीरा वालों का है, आई थिंक गिटलैब जो है वो जीरा वालों का है, एज़्योर वो अमेज़ोन वगैरह वालों का है, ठीक है। ऐसे मुख्तलिफ जो है ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल वर्जन्स अवेलेबल है। हम नॉर्मली गिटहब यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि गिटहब टोटली फ्री है। अब ये बाकी जो है वो टोटली फ्री नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं वो जीरा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके साथ फिर गिटलैब चलता है तो वो गिटलैब यूज़ करते हैं। कोई बिटबकेट भी यूज़ कर रहा होता है और कुछ लोग एज़्योर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, वो गिटहब यूज़ कर रही होती है, ठीक है। तो हम गिटहब पर आते हैं और गिटहब से इसको कनेक्ट करवा लेते हैं। जैसे मैंने लगाया, अच्छा मेरे पास ये ऑन है, इसी ब्राउज़र में ऑन हुआ है तो ऑथराइज्ड ऑटो हो गया। आपके पास अगर ये आपका गिटहब का अकाउंट ओपन नहीं होगा सेम ब्राउज़र में, तो वो ऑथराइजेशन मांगेगा, तो आप अपना अकाउंट पहले लॉगिन कर लें, ये इजी रहेगा। रैपो खोल के रखें और उसके बाद यहाँ आ जाए। अच्छा, अब इस रैपो का जो नाम मैंने रखा था ये है नेटलीफाई डेमो। मैं यहाँ आऊँगा, नेटलीफाई पर सर्च करूँगा, नेटलीफाई एंटर, और देखो मेरी सारी रैपोज आ रही थी और मैंने अपनी ही रैपो को यहाँ से सिलेक्ट किया है, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आता हूँ तो साइट सेटिंग बता रहा है फॉर बिलाल सिद्दीक नेटलीफाई डेमो BMJ। ऑनर्स ने बता दिया डेमो प्रोजेक्ट है, मास्टर ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें दे रहा है, बेस डायरेक्टरी और बिल्ड कमांड भी बताई है इसने। ये ऑटो बिल्ड बनाएगा, मैं तो सब इसको पूरा कोड दूंगा, इसने इतना बड़ा कोड उठाकर नहीं करना। ये क्या करता है ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो हम आते हैं डिप्लॉय पर, ठीक, और डिप्लॉय लगाकर हम छोड़ते हैं। ये डिप्लॉयमेंट इसने स्टार्ट कर दी है। अब अगर आप यहाँ पर आके देखें तो प्रोडक्शन में मास्टर हेड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर
बिल्डिंग शुरू है। ये क्या बिल्डिंग कर रहा है आप इसको देख भी सकते हैं, लॉग्स मौजूद होते हैं, लॉग्स बता रहे होंगे कि भाई स्टेप बाय स्टेप ये क्या कर रहा है। आप यहाँ क्लिक करें तो देखिए मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट लॉग बन रहे हैं। ये इसके अंदर चेक करता जा रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ है, क्या क्या किस तरीके से, देखें नोड मॉड्यूल्स चेक कर रहा है, कैशे चेक कर रहा है, रिस्टोरिंग कर रहा है, फिर बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट के वर्जन्स चेक कर रहा होगा, जो जो चीज़ें यहाँ यूज़ होने वाली हैं वो सब चीज़ें ये चेक कर रहा है। पहले नोड मॉड्यूल्स इसने जाके देखा, अब देखें ये वर्जन्स भी दे बता रहा है, ठीक। तो ये डिटेल के अंदर इन चीज़ों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखता है कि पैकेज जेसन में कौन कौन से पैकेजेस मौजूद हैं। वो सारे पैकेजेस जो यहाँ पर मौजूद थे नोड मॉड्यूल्स के अंदर, वो वही सारे पैकेजेस पहले अपने पास इंस्टॉल करेगा। वो सब इंस्टॉल करने के बाद अब ये इसी तरीके से उसकी बिल्ड बनाना शुरू होगा, नेटलिफाई बिल्ड, और आई थिंक कंप्लीट हो गई है, हाँ फिनिश्ड, प्रोसेसिंग फिनिश्ड हो गई है आई थिंक, हाँ ये हो गया। और मैं आता हूँ यहाँ पर ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, ये भी देख लेता हूँ मैं, ठीक है भाई ये आ गई मेरे पास मेरी साइट। अब यहाँ पर क्या हो गई है, लाइव हो चुकी है। अब इस पर ये जो मुझे URL मिला है ये थोड़ा बहुत अजीब सा किस्म का URL है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, बैक आऊँ, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है HTTP जीनियन बिरांचो के नाम से इसने netlify.app करके दे दिया, ठीक है। इसमें मुझे ये भी फ़ायदा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से, बहुत अजीब सा नाम है, तो मैं यहाँ अगर आ जाऊँ साइट सेटिंग पर आई थिंक था, या डोमेन सेटिंग पर, चेंज साइट नेम, और ये दिया हुआ है। इसको यहाँ पर आके मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मैं बोल देता हूँ भाई नेटलीफाई, ठीक, नेटलीफाई डेमो, चलो मैं बोलता हूँ डेमो BMJ, डिप्लॉय डेमो कर देता हूँ, डिप्लॉय डेमो BMJ, डिप्लॉय डेमो BMJ, और ये मैंने बना दिया .netlify.app। तो अब ये एक ऐसा URL है जो समझ आ रहा है हमें। अगर मैं इस URL पे क्लिक करूं तो अब मुझे ये जो प्रोजेक्ट है वो लाइव यहाँ पर नज़र आएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट मेरा लाइव हो चुका है। तो अब इस प्रोजेक्ट को लाइव कर लिया है मैंने। असल में इसने क्या किया है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को, ये जो मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है इसमें इतना, और ये देखें फटाफट क्लिक करने पर चल रही है, क्लिक करने पे ऐप चल रही है। इतनी जल्दी तो हमारी लोकल होस्ट में भी नहीं चलती, आपको पता है, क्योंकि एक तो ये वजह है कि भाई इनके पास बहुत हैवी सिस्टम मौजूद हैं जो इसको फटाफट से रन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या करता है कि यही npm बिल्ड वाली कमांड मैं आपको यहाँ लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, इसी फोल्डर में आता हूँ और ऐप डिप्लॉय पर आता हूँ। अब देखें यहाँ पर आप पहले देख लें, गिट की फ़ाइल है ये, तो आप देख सकते हैं हाइड हुई भी होती है, नोड मॉड्यूल्स हैं, पब्लिक है, सोर्स है, और ये फाइल्स मौजूद है। यहाँ मैं आता हूँ और CMD ओपन करके यहाँ मैं बनाता हूँ npm run build नाम की एक कमांड बनाता हूँ। ये क्या करेगा कि ये जो रिएक्ट का कोड है, इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट करके, बिल्कुल शॉर्ट करके इंडेक्स की फ़ाइल और प्रॉपर एक पब्लिक की फ़ाइल बनाकर मुझे दे देगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। अब ये क्योंकि मैंने आपको दिखाया है 280 MB 300 MB समथिंग के बराबर इसका जो है वो साइज़ है। अब इतना हैवी तो नहीं अपलोड करना होता, तो ये क्या करेगा, इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करेगा। अभी हम देखते हैं, इसको जो है वो शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कमांड देख लीजिएगा, npm run build नाम की कमांड है ये। जब तक ये कमांड चलती है, कहाँ गए, ठीक है भाई, ये डिप्लॉयमेंट हो गई। और अब मैं यहाँ आ जाऊँ तो एक फ़ोल्डर बन गया मेरे पास, बिल्ड का फ़ोल्डर, और इस फोल्डर को अगर मैं नॉर्मली आपको दिखाऊं तो ये इतना सा फोल्डर है। अब इसका साइज़ चेक करता हूं मैं, और ये फोल्डर आप देख सकते हैं 546। इस एक बिल्ड के फोल्डर के अंदर पूरी की पूरी ऐप मौजूद है। अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ से हटा दूं, बिल्फर्स कट कर दूं, यहाँ ले आता हूँ, अब देख लें ये पूरी ऐप कितनी थी, 200 समथिंग करके थी। और यहाँ आ जाऊँ अगर मैं इस पर 274 MB की, और यहाँ आ जाऊँ तो इसने इस बिल्ड में इस पूरी जो ऐप है उसको बना दिया 564 में। अगर मैं इसके अंदर आऊँ और देखूँ कि भाई क्या किया हुआ है इसने कुछ मैनिफेस्ट की फ़ाइल रखी हुई है। JS के अंदर आऊँ तो इसने JS की फ़ाइल बनाई हुई है। अब इसने क्या किया होगा, JS की फ़ाइल को, और एक मिनट सॉरी, इसको यहाँ से आई थिंक ओपन करना पड़ेगा, हाँ
ये देखें JS का ही कोड लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पर चीज़ें चलाई हैं वो सारा कोड यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसने कोड को इतना कंसाइज करके लिखा है, इतना ज़्यादा कंसाइज कर दिया है कि आप देखें पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन सारी लाइन्स इसने बचा ली, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा फैला हुआ कोड था इसने इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। अच्छा वकास नवीद अभी आए भाई, हेलो। अच्छा अब ये हमारी ऐप तो हो गई है एकदम ऑनलाइन, ठीक है, लाइव हो चुकी है एप्लीकेशन। अब हम ज़रा ये देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और कुछ चेंजिंग करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, npm बिल्ड को छोड़ें और यहाँ आता हूँ अपनी एप्लीकेशन पर, और यहाँ एप्लीकेशन पे आने के बाद मैं कर देता हूँ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग, और चेंजिंग ये करूँगा कि मैं ये सब रिमूव करूँगा और H1 लगाऊँगा यहाँ सिर्फ, और मुझे इसको JSX करना पड़ेगा ताकि मेरी एक्सटेंशन जो है वो वर्किंग करें, ठीक है भाई। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H1 ऐप इज़ वर्किंग, ऐप इज़ वर्किंग करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है भाई, ये मेरी ऐप वर्किंग में है। और यहाँ आने के बाद मैं इसको ज़रा कर देता हूँ पुश, जो चेंजिंग है देखें चेंजेस दे रहा है, और स्टेज चेंजेस का मतलब है कि भाई ये आपने वेरीफाई कर दिया, तो भाई ये चेंजेस थी, ये है मैंने वेरीफाई कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो उसको कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ आके मैं लिख देता हूँ कि भाई ऐप चेंजेस, ऐप में मेड चेंजेस इन ऐप, ऐप के अंदर मैंने चेंजेस किए, ये कर दूँ और इसको कर देता हूँ पब्लिश, ठीक हो गया भाई। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद मैं गिटहब पर जाके चेक करूँगा कि भाई क्या ये चल गया है बाकी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई सिंपली कमेंट हो चुका है इनिशियलाइज और यहाँ पर मेड चेंजेस हो गया। अच्छा अब मैं इस यहाँ पर आऊँ, इसको रिफ़्रेश करूँ तो भाई अभी क्या चल रहा है, अभी तो वही रिएक्ट ऐप चल रही है, लेकिन यहाँ पर आके नीचे देखूँ ज़रा मैं, कहाँ गया, 1 सेकेंड, ये बिल्डिंग डिटेल नहीं दे रहा, डिप्लॉयज पर आऊँ तो यहाँ देखते हैं हम, ठीक है, पब्लिश, और यहाँ ये दे रहा है बिल्ड फेल हो गई है। बिल्ड क्यों फेल हुई है, यहाँ ये देखना पड़ेगा, बिल्ड बना रहा है ये npm run बिल्ड फेल के लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ठीक है भाई। इसने एक एरर दे दी है कि बिल्ड आपने जो बना रहा था ये वो फेल हो गई है। उसकी वजह क्या है कि ये जो लोगो बनाया है वो यूज़ नहीं किया हमने और डिफ़ाइन किया है। ऊपर आ जाते हैं और वाकई यही है, इसने कहा इस वजह से कोई एरर होगा तो ये ऐप को डिप्लॉय नहीं करेगा। मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक, अब आता हूँ और उसको पुश करता हूँ, ठीक है, चेंजेस, और इसका आसान तरीका ये है कि जब भी आप ये काम करें तो बिल्ड अलग से यहाँ पर बना लें। जब यहाँ पर आप मैनुअली बिल्ड बनाएंगे तो यहाँ जब बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ अगर बिल्ड सक्सेसफुल चल जाती है npm और यहाँ आने के बाद npm रन बिल्ड, अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल चल जाती है इसका मतलब ये वहाँ पर भी सक्सेसफुल चल जाएगी। और मैं यहाँ जाके भी देख लेता हूँ नेटलीफाई पर, और अब मैं आऊँ इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है भाई, और ये अभी रनिंग के अंदर है, लॉग्स चल रहा है इसके अंदर। और यहाँ आते हैं हम डिप्लॉय, हाँ पब्लिश्ड, ये वाली चीज़ हो गई है भाई, फर्स्ट ये और सेकंड इसने चेंजिंग दिखा दी है। लेट मी चेक दिस अप, हाँ जी, ऐप इज़ वर्किंग। तो अब मेरा ये वाला कोड क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। सेम लिंक अगर मैंने किसी को भेजा होता तो पहले जो लिंक वर्किंग कर रहा था अब वो लिंक ये हो चुका है, ऐप इज़ वर्किंग। बस ये है कि जब आप इसको रन करें तो यहाँ आके देख लें, यहाँ जब ये बिल्ड एक दफ़ा कम्प्लीटली कंपाइल्ड सक्सेसफुल हो गई तो इसका मतलब नेटलीफाई पर भी हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट यहाँ पर आप चेक कर लें, अगर ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली होता है तो इसका मतलब प्रॉपर काम कर रही है आपकी ऐप, तो आप उसका जो वहाँ पर पुश कर दें। और अगर यहाँ आप रन कर रहे हैं और यहाँ एरर दे देता है तो यहाँ, क्योंकि एरर समझना दोनों जगह काम एक ही है बिल्ड का, ठीक है, बिल्ड यहाँ बना के आप बेशक डिलीट मार दें उसका कोई काम नहीं है। यहाँ ये फोल्डर बन चुका है, इस फोल्डर की वजह से कोई
उसका लेना देना नहीं, ये फोल्डर आप बेशक डिलीट मार दें। लेकिन जब आपने यहाँ पर बिल्ड बना दी वन टाइम, तो यहाँ अगर कोई एरर होगा तो यहाँ से एरर कैच करना ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप चला रहे होते हैं नेटलीफाई पर इस चीज़ को, तो नेटलीफाई लॉग्स में अपने भी लॉग दे रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ और 1 मिनट, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। हाँ, अब इसके अंदर क्या होता है कि नेटलीफाई अपने भी कुछ लॉग्स चला रहा होता है। अब जैसे पाइथन की कोडिंग की वर्ड इसने दी है, यहाँ बीच में पाइथन की कुछ चीज़ें ये चला रहा है। अब ये कुछ अपने भी कोड्स चला रहा होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई एरर कहाँ है। तो एरर को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि npm रन, जब हमारा कोड फाइनल हो जाता है, हमने जो चीज़ अपडेट की है उसको चेक करने के लिए, तो फर्स्ट हम अपने पास उसको रन करके देखते हैं npm रन बिल्ड। अगर वो सक्सेसफुल चल जाती है, जैसे ये सक्सेसफुल कंपाइल्ड हो गया, तो उसके बाद हम यहाँ पर आके नेटलीफाई पे इसको क्या कर देते हैं, चला लेते हैं। अब देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर आऊँ मैं और डिप्लॉयज पर आ जाऊँ, तो आप देखेंगे ये बताएगा कि फर्स्ट टाइम मैंने ये डिप्लॉय किया था, अब ये नो डिप्लॉयमेंट मैसेज है, इसमें कोई नहीं। सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया लेकिन वो क्या हो गया, फेल्ड हो चुका है। और उसके बाद थर्ड टाइम मैंने दोबारा चेंजेस करके जो है वो कमेंट के साथ जो चेंजेस किए वो यहाँ पर लगाकर और उसको पब्लिश कर दिया। और अभी ये पब्लिश किया हुआ जो मेरा कोड है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमने नेटलीफाई का काम तो देख लिया कि नेटलीफाई किस तरीके से वर्किंग कर रही है। और नेटलीफाई में मैं गिटहब का कोड या रिएक्ट का जो कोड है वो गिटहब पर अपलोड करके गिटहब को नेटलीफाई से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, यूजुअली हम जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम हमारा इसी तरह होगा नेटलीफाई के थ्रू। हम पहले गिटहब पर अपनी रैपो बनाएंगे, रैपो में कोड पुश करेंगे और नेटलीफाई पर आके उसको इस तरीके से लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद जब हमारा कोड हो जाएगा वो ऑटो बिल्डिंग पे लग जाएगा, ऑटो अपडेट होगा, अगर बीच में कोई एरर ना आए। ठीक है, अगर कोई एरर हुआ तो फिर हम उसको npm रन बिल्ड करके चेक कर लेंगे कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है भाई, और ये भी कोई आया है। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया, हमने ये चीज़ देख ली। अब हम ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं और CSS की तरफ चलते हैं। हमारा ये npm रन बिल्ड वगैरह हो गया कमांड। अब मैं इसको थोड़ा सा लोकल होस्ट की तरफ ले जाता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट, और लोकल होस्ट पे इसको रन करूँगा। अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूँ और नेटलीफाई का भी काम ख़त्म हो चुका है, तो नेटलीफाई को भी बंद कर देता हूँ, गिटहब का भी। ठीक है भाई, अब यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास अपनी ऐप ओपन है। ठीक है, इस ऐप के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ से इसको कैंसिल करके बंद कर देता हूँ और ऐप इज़ वर्किंग। ठीक है भाई, पहला काम तो ये कि हम अब देखते हैं, आज हमने एक चीज़ और देखनी है कि इसके अंदर स्टाइलिंग कैसे की जाती है। सिंपल देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि app.css की फ़ाइल कनेक्ट है। यहाँ आप app.css पर आ जाएं, यहाँ से सारी रिमूव करें, सेव करें, यहाँ आएँ और आप इसमें चेंजिंग देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, क्यों? क्योंकि इस पर ये चीज़ लगी हुई थी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर आके इस पर H1 अप्लाई करूँ और उसको दे दूँ टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पास कर दूँ, सॉरी ये सेंटर पास कर दूँ, तो आप देखेंगे टेक्स्ट हमारा फिर से जो है, 1 मिनट, H1 मैंने कॉल किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, 1 मिनट, कलर देके चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कोई मैंने मिस्टेक की हो, और मैं कर देता हूँ कलर रेड। 1 मिनट, अच्छा सॉरी, मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट लगा के स्क्रिप्टिंग की आदत हो गई है इस वजह से। और यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट की सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ कर देता हूँ सेंटर। ठीक, और ये टेक्स्ट अलाइन भी क्या हो गया, सेंटर। तो एक तो ये हमने CSS लगाने का तरीका देखा था कि इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS, एक फाइल बनाकर उस CSS को कनेक्ट करना। अब हम इसके अंदर दो तरीके और भी हैं CSS लगाने के, वो क्या हैं, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं वही तरीके इसके लिए भी हैं भाई, एक इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब नॉर्मल HTML में हम किस तरीके से CSS लगाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ एक CSS का एट्रीब्यूट होता है स्टाइल नाम का, हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ऑन करते हैं और उस पर ये CSS क्या करते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर जो मैंने CSS लगानी है वो किस तरीके से लगाऊँ। अगर मैं यहाँ ऐसे पास कर देता हूँ कलर और दे देता हूँ RED रेड, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐप में एरर देखने को मिलेगा। वो कहेगा भाई मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड फ्रॉम नोड मॉड्यूल index.js की तरफ से, इसने कहा सिंटैक्स एरर आ गया। एरर क्या है,
सिंटैक्स एरर है कि भाई इसके अंदर ये सिंटैक्स यूज नहीं होगा। अगर आपने इनलाइन सीएसएस या इनलाइन सीएसएस यूज करनी है रिएक्ट के अंदर, वैसे तो हम इनलाइन सीएसएस बहुत कम ही यूज करते हैं इसके अंदर, इनलाइन सीएसएस से जितना बच सकें उतना बचते हैं। इनलाइन सीएसएस नहीं यूज कर सकते, उसकी जगह हम ज्यादा यूज करते हैं बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हैं या एक्सटर्नल फाइल्स यूज करते हैं, और कभी कभी हम इंटरनल यूज कर लेते हैं। इनलाइन को बहुत कम यूज करते हैं, बहरहाल यूज होती है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रेसेस ऑन कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हो गया मैन जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। अब ये हिस्सा जब हम बनाते हैं तो अब इसके अंदर जो भी कोड लिखा गया है उसको वो एज अ सीएसएस कंसीडर करता है इस एट्रीब्यूट के लिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो किसका कोड होगा, जावास्क्रिप्ट का। तो अब इस चीज को बचाने के लिए मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर अब इसको जो भी चीज पास करूंगा मैं पास कर देता हूँ कलर, और उसको कर देता हूँ रेड, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और कलर अप्लाई हो गया रेड। इसी तरीके से कॉमा लगा के नेक्स्ट प्रॉपर्टी पास करनी है तो मैं यहाँ आ जाऊँ और बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और देखें आप ये कलर्स पर अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह ये जैसे मैंने CSS लगाई है इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS लगाने का हमारे पास रिएक्ट के अंदर ये तरीका होता है। अब मैं आता हूँ एक्सटर्नल CSS कैसे लगती है इसके अंदर, ठीक है, सॉरी इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS लगाने के लिए मैं ये रिमूव कर देता हूँ पहले। अब बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूँ HTML के अंदर जब हमें इनलाइन CSS लगानी होती है या एक्सटर्नल CSS तो हम क्लास नेम पास करते हैं और उस क्लास नेम के थ्रू उसको कॉल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इशू ये है कि जब मुझे एक्सटर्नल CSS लगानी होती है तो उसके लिए तो बाय डिफॉल्ट एक फाइल है index.css की। अब यहाँ कोई ऐसा हिस्सा नहीं है क्योंकि हेड नहीं है मेरे पास फिलहाल जिसके अंदर मैं क्या करूँ, इसको कॉल करूँ। अच्छा अगर मैं ऐसे कर लूँ भाई, मैं यहाँ पर आता हूँ पब्लिक की फाइल में इंडेक्स पर आता हूँ और हम यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते होते हैं, अपनी जो है स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करते हैं। बिलफर्स में यहाँ आने के बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बिलफर्स H1 और उसको दे देता हूँ कलर और कर देता हूँ रेड, सेव कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ तो ये कलर अप्लाई हो गया। अच्छा यहाँ आने के बाद मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ आता हूँ इस फाइल को ऐसे सेव कर देता हूँ और app.css को ऐसे सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ। देखिए इसका कलर हो गया मेरे पास रेड क्योंकि मैंने इसको कहाँ लगाया, इंडेक्स की फाइल के अंदर। अच्छा अगर मैं इसको क्लास नेम के थ्रू पास करूँ, जैसे कि क्लास नेम देना है और मैं यहाँ क्लास नेम दे देता हूँ ऐप, क्लास नेम दिया हुआ है ऐप, तो मैं इस ऐप को यहाँ अगर कॉल करूँ ऐप और डॉट ऐप होगा, डॉट ऐप लगाने के बाद और मैं इसमें बोल दूँ कलर ग्रीन, ठीक है, या मैं ऐप का कलर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब मैं ऐप को बैकग्राउंड कलर पास कर रहा हूँ तो देखिए आप ऐप को भी क्या लग गया, बैकग्राउंड कलर लग गया। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन जाहिर सी बात है ये हम HTML के अंदर कोड लिख रहे हैं इंडेक्स की फाइल के अंदर। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि हम ये काम पब्लिक में कुछ काम नहीं करेंगे, पब्लिक की फाइल को ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने जो काम करना है जावास्क्रिप्ट के लिए में करना है, रिएक्ट के थ्रू करना है, तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर तो CSS की फाइल में आप काम कर सकते हैं एक्सटर्नल के लिए, ठीक है, ये एक्सटर्नल फाइल होगी। इंटरनल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी टैग के अंदर स्टाइल को ओपन करेंगे और जैसे नॉर्मल CSS में लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लगाकर नॉर्मल उसके अंदर तो हम स्टाइल के बाद ऐसे लगाने के बाद और ऐसे करके जो है वो CSS शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं लगानी आप, यहाँ पर आपने ये तरीका है जिसके थ्रू CSS लगानी है। अब दूसरा तरीका जो इंटरनल का यहाँ पर है, किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करें अगर उसको हम, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हर एक हेडिंग का या हर एक टैग के लिए आपको एक अलग से कंपोनेंट पूरा तैयार करना पड़ेगा और उस कंपोनेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, उसको CSS लगाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हेडिंग है और ये एक पैराग्राफ दे देता हूँ, इसको लिखता हूँ लॉरेम। अब दोनों को मुझे कुछ CSS अप्लाई करनी है। जैसे मैं इंटरनल में अप्लाई करता हूँ, समझ लें ये हिस्सा मेरा इंटरनल के लिए, मैं एक कंसिडर करूँगा लेट क्लास नेम सोचता हूँ वहाँ पे, तो यहाँ क्लास नेम सोच लूँ लेकिन उसको यहाँ पर एज आ क्या नाम है वेरिएबल यूज कर लूँ। बिलफर्ज पहले वाले को मैं बोलता है हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग दे दूँ पूरी बराबर है। अब ये हेडिंग समझ लो आप ऐसा कंसिडर करेंगे जैसे हम क्लास को कॉल करते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कॉल किया, अब जितनी भी प्रॉपर्टी आपने लगानी है, जैसे आप
नॉर्मल उसके अंदर स्टाइल का टैग ओपन करते हैं, स्टाइल का टैग ऐसे ओपन करते हैं और यही चीज़ स्टाइल का टैग क्लोज करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या करते हैं कि भाई नॉर्मली यहाँ डॉट लगाते हैं, बिलफर्स क्लास का नाम दे देते हैं h1 या हेडिंग, उसके बाद यहाँ आते हैं उसके अंदर CSS लिखते हैं। यही काम आप समझ लें कि आप यहाँ पर कर रहे हैं, बस एज अ ऑब्जेक्ट ये चीज़ चल रही है। अब इसका और किसी चीज़ से वास्ता नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसके अंदर स्टोर करा देता हूँ कलर। लिखना इसको कैमल केस में आपने स्टार्ट जो है वो स्मॉल से लेना है, और अगर किसी में 2 वर्ड है तो उस 2 वर्ड्स के लिए आपको दूसरा वर्ड जो है वो कैमल केस में स्टार्ट करना है, यानी कि कैपिटल। जैसे कलर सिंपल है तो कलर के लिए मैं इसको दे देता हूँ ब्लू, ठीक है भाई। हेडिंग पर ब्लू कलर, और मैंने इंडेक्स पर कोई लगाया हुआ तो नहीं है कुछ, ये अप्लाई किया हुआ है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ ऐसे ही, और ये तो हट गया यहाँ से। और अपनी ऐप पर आता हूँ, ज़रा देख लेता हूँ, ठीक है प्रॉपर ब्लैक कलर में है, इसको मैंने कलर देना है ब्लू। देन में आ जाता हूँ, इसी के साथ इसका बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड। अब मुझे यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं वेरिएबल्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर कीज की सूरत में ये वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मैं कलर को दे देता हूँ बिलफर्स येलो, YELLOW येलो, ये मैंने पास कर दी। फिलहाल ये 2 वैल्यूज, इनको सेव करता हूँ। अब जब यहाँ में आऊँगा तो अब यहाँ पर इसका नाम होना चाहिए हेडिंग का क्लास नेम, तो यहाँ है क्योंकि ये क्लास नेम है ही नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब मुझे पास करना है हेडिंग को, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और उसको स्टाइल के अंदर, अब यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर समझ ले, अगर बिलफर्स ये चीज़ है, इसको मैं ऐसे कॉपी करूँ और उसके अंदर ऐसे पेस्ट कर दूँ, ये चीज़ लिखूँ, ठीक है, ऐसे वर्किंग कर रहा है। या फिर इसकी जगह में इस हेडिंग का नाम पास कर दूँ, हेडिंग। अब मैं सेव करूं तो यहाँ आऊँ और ये भला ऐप में वर्किंग करी। अब अगर बिलफर्स मुझे पैराग्राफ के लिए बनाना है तो आप एक पैराग्राफ के लिए एक काम करें, लेट पैरा, ठीक है, और बराबर है, और ऑब्जेक्ट बना ले इसका भी बिलफर्स। यही चीज़ मुझे चाहिए तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और चलो इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ पर्पल, और इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ आता हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद इसके अंदर भी स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ आने के बाद इसके अंदर भी पैरा पास कर दूंगा। इसके अंदर पैरा, क्योंकि पैरा के नाम से दिया है मैंने। अब यहाँ आ जाओ तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है, और ग्रीन बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, कुछ फ़र्क दिख रहा है, ठीक है भाई। तो हमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अब मैंने यही काम किया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप चाहें तो इसको एरे के थ्रू कर दें भाई, एरे के थ्रू इसको स्टोर करवाएं एरे में और उसके थ्रू काम कर लें भाई। एक मैन स्टाइल का ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगा के किसी चीज़ को आप एक्सेस करना चाहते हैं, आप वैसे एक्सेस कर लें। मीन्स ये कि लेट ये आपने कंसिडर किया है हेडिंग के हिसाब से, आप इन सबको हेडिंग्स को हटा दें भाई, और ये दोनों कॉमा लगा दें इनके दरमियान, ठीक है, ये चीज़, और इन दोनों को आप कर दें लेट जंक ऑफ एरे, ठीक है, जंक ऑफ स्टाइल कर देता हूँ। जंक ऑफ स्टाइल यानी कि इसके अंदर सारे स्टाइल मौजूद होंगे। जंक ऑफ स्टाइल बराबर है, और ये एक एरे है तो एरे के लिए ये ब्रैकेट्स आएंगे, यहाँ से ओपन और यहाँ पर आके क्लोज्ड। अब देखें ये एरे के अंदर कीज़ की सूरत में वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ पर मुझे अगर ये चलाना है तो मुझे एक ही काम करना है। अब स्टाइल दिया हुआ है, खैर मैं इसको सिंपल स्टाइल ही कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। स्टाइल STYLE स्टाइल, ठीक है, स्टाइल पास कर दिया। यहाँ आने के बाद में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर नॉर्मली स्टाइल पास कर दूँ ऐसे स्टाइल, और यहाँ पर भी पास कर दूँ स्टाइल, और उसको सेव कर दूँ। अब यहाँ आऊँ तो एरर दे रहा है मुझे, तो इसके लिए मुझे एरे एक्सेस करना है तो मुझे नंबर पास करना पड़ेगा, इसको 0, और यहाँ आ जाता हूँ, इसको पास कर देता हूँ 1, सेव करता हूँ, और अब आकर देखता हूँ तो यही चीज़ अप्लाई हो रही है जो पहले हो रही थी। यहाँ तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है इनलाइन CSS या इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS के हवाले से तो भाई आप पूछ सकते हैं। ये कोड आपके सामने है, आप इस कोड को तवज्जो से देख लें। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और ये है, ठीक है, 1 मिनट, ये इसमें थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, यहाँ से भी गैप, ठीक है, ये कोड है प्रॉपर। तो ये लेट से एक स्टाइल नाम का एरे बनाया है, उस एरे में 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट ऐप के लिए हेडिंग के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके लिए बनाया है, ठीक है। और किसी को भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, वो सिंपली है।
हाँ भाई, सब क्लास में हैं या सो रहे हैं? अगर हैं तो मुझे बताएं भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है, बात समझ आई है? ज़बरदस्त भाई। ओहद रज़ा को ये चीज़ क्लियर है? जी शानवाज यस सर, क्लियर सर। क्लियर है, ज़बरदस्त हो गया भाई। समझ आ गई ना बात? इसमें कोई इतना वो बड़ी लॉजिक तो है नहीं कि मैं कहूँ यार यहाँ पर ये चीज़ आपको सिंपली समझ नहीं आएगी। तो एक नॉर्मली हम ये वाला तरीक़ेकार है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। उससे ये फ़ायदा है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं इसकी कीज़ को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस भी कर सकता हूँ कि भाई चेंज करवा सकता हूँ। जैसे अगर मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे प्रॉम्प्ट लेकर आ जाऊँ और प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी चीज़ को जो है वो स्टोर कराऊँ इसमें प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर बिलफर्ड में ले लेता हूँ इंटर सम वैल्यू कर देता हूँ, वैसे ही एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। यहाँ पर आऊँ और प्रॉम्प्ट आ जाएगा, मैं इसको 10, 20 या 30 जो भी लिख के दे दूँ ऐसे, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पास करवा सकता हूँ। अच्छा, एक तरीक़ेकार है, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ लेट यूज़र बराबर है दिस, और यहाँ आता हूँ इंटर कलर लिख देता हूँ मैं, कलर, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मुझे अब यूज़र को पास करवाना है। मैं ऐसे पास कराऊँ यूज़र, सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ आता हूँ, 1 मिनट कैंसिल, दोबारा रन करता हूँ इसको, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ ब्लू, ब्लू कलर ब्लू हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आने के बाद दे दूँ रेड, रेड कलर दे देगा। और आपको पता है ये 2 बार कोड रन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये इंडेक्स की फाइल के अंदर स्ट्रिक्ट मोड लगाया हुआ है, ये कोड अब 2 ही बार रन होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने ये पास करवाया, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं नैव बार कलर, मैं एक दे देता हूँ यूज़र को, इंटर नैव बार कलर, यूज़र अपनी मर्ज़ी से कलर बताएगा, और उसको कर देता हूँ यानी भी नैव या हेडिंग, चलो हेडिंग कलर, इंटर हेडिंग कलर। और सेम काम कॉपी करता हूँ, दूसरी वैल्यू भी यूज़र से ली जाएगी, और दूसरी वैल्यू होगी पैरा के नाम से, और यहाँ पर होगा इंटर पैराग्राफ कलर, पैराग्राफ कलर, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ तो यूज़र कलर, और यहाँ पर जस्ट कलर अभी फ़िलहाल हम ले लेते हैं। वैसे तो मुझे 4 बनाने चाहिए थे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये ले लेते हैं पैरा। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ आता हूँ, और ये अभी मुझसे 1 मिनट क्या एरर दे रहा है, कलर पैरा लेट हेडिंग, कोई तो एरर दिया है मैंने, लेट हेडिंग। सर यूजर आपने लिखा मगर यूजर का वो नहीं है। ओह हाँ, ठीक है, ये मैंने यूज़र यूज़ कर लिया है, हेडिंग यूज़ करनी है, ठीक है भाई, हेडिंग, और जी यहाँ पर भी लगा देता हूँ, यहाँ पर भी ठीक हो गया प्रॉपर। तो अब यहाँ पर मैंने ये बना दिया, अब यूज़र की मर्ज़ी से अब जो बाकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। सेव करता हूँ इसको, यहाँ पर आता हूँ, ये पूछेगा पहले भाई हेडिंग का कलर, मैं कह देता हूँ ब्लू, और 2 बार पूछेगा भाई, अच्छा इसने फर्स्ट टाइम में पूछा है, और रेड, अच्छा पूछेगा 2 बार ब्लू और रेड, ठीक है भाई। तो ब्लू और रेड कलर में मेरे पास ये हेडिंग्स दोनों चल गई हैं भाई। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है अभी भी तो पूछ सकते हो। इस तरीके से आप रैंडम यूज़र्स की मर्ज़ी से जो है कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हो। आप देखो इसकी पूरी CSS जो है ना वो कंप्लीट डिपेंडेंट हो सकती है किस पर, यूज़र के आउटपुट पर। यूज़र का आउटपुट है, यूज़र जो चीज़ पिक करेगा वो चीज़ उसको वहाँ पर डिस्प्ले में जो है वो दिखाई देगी, ठीक है भाई। अब ये आप मल्टीपल कंडीशन बना सकते हो, एक यूज़र के तौर पर सामने बॉक्सेस रखकर उनमें कलर्स डिफाइन कर सकते हो कि यूज़र पिक करे कलर को, जिस कलर पे क्लिक करेगा उसके बैक पे वही कोड लिखा होगा कि ब्लैक पे क्लिक किया तो बैक पे किसी भी चीज़ का ब्लैक कलर हो जाए, ब्लू पे टिक किया तो बैक पे उसका ब्लू कलर होगा, उस चीज़ का ब्लू कलर आ जाए। बिलफर्ड समझाने का ये चाह रहा हूँ कि बिलफर्ड यहाँ मैं 3 कलर दे दूँ, हेडिंग के लिए 4 या 5 कलर दे दूँ कि हेडिंग को क्या कलर चाहिए। तो हेडिंग के लिए होगा हेडिंग्स की कलर, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ। अब इनमें से यूज़र अगर ब्लैक पे क्लिक करता है तो ऑटो ब्लैक कलर आ जाए, ब्लू पे क्लिक करता है तो ऊपर ब्लू कलर आ जाए, ठीक है भाई। हेडिंग और पैरा तो ये यूज़र से इनपुट लेकर आप चला सकते हैं। अच्छा, ये हमारी जो है क्लास हो गई है, तकरीबन एंड होने वाली है हमारी ये वाली क्लास, ठीक है। और इसीलिए मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और दोबारा से मीट का लिंक आपको सेंड करता हूँ। आप दोबारा से ज्वाइन करें, 1 आवर तक वो हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। तो मैं लिंक आपको सेंड करता हूँ। फिर हमने रिएक्ट राउटर्स को स्टार्ट करना है, तो आज हमने थोड़े से राउटर्स देखने हैं, कल हम इसको डिटेल में देखेंगे, नेस्टेड राउटर्स और सारी चीज़ें, ठीक है भाई। तो यहाँ मैं इसको स्टॉप करता हूँ।
क्लास को और लिंक आपको रीसेंड कर रहा हूँ अभी के अभी, आपने ज्वाइन करना है। ठीक है भाई, शाहनवाज आ गए। कहाँ रह गए भाई? सर एक छोटा सवाल था सर। जी 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 पूछे। हेलो जी, शाहनवाज पूछे। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में बताया नेटलीफाई वाला, जी। गेटअप से नेटलीफाई पे डिप्लॉय करना, जी। सर नेटलीफाई पे तो 5 वेबसाइट बस अपलोड कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, इस पे अनलिमिटेड है, आप जितने मर्जी करें। हाँ अनलिमिटेड। हाँ हाँ जी। यही नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, आप जितने मर्जी करें। गेटअप की रेपोस जितनी पड़ी हैं सारी अपलोड कर दें। ओके सर। आ गए भाई सब? कहाँ रह गए बाकी? ये कोई लगता है अपनी प्रमोशन करवा रहा है, कुकी। जैफर इस्माइल भी आ गए। अच्छा भाई, आ गए 11 स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ। RFCE एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और इंडेक्स की फ़ाइल को फ़िलहाल बंद कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद में एक कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा, सोर्स के अंदर ही एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। स्क्रीन नॉट विजिबल। ओ हाँ, ठीक है ठीक है। स्क्रीन नॉट विजिबल, कोई बता दे भाई कि नहीं विजिबल। अब शेयर हो जाएगी स्क्रीन। अब शेयर हो रही है स्क्रीन, ठीक है भाई, अब आ गई है स्क्रीन। अच्छा भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने, खैर यहाँ पर आता हूँ। मैंने जस्ट ये जो कोड था लिखा हुआ वो सब रिमूव किया है और दोबारा से ये जो ऐप थी दोबारा से RFAFCE करके मैंने जो है RFC कर देता हूँ,
CE। तो ये मैंने जो है एक फंक्शन क्रिएट कर लिया ऐप का, और से जितना भी पुराना काम था वो सब यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। app.css भी क्लियर है। अब मैं यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है, और उन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम राउटिंग कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, और एक मुझे कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना था, ये कंपोनेंट्स का मैंने फोल्डर बनाया, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स तैयार करता हूँ। मैं लिख देता हूँ navbar.jsx, एक navbar का कंपोनेंट हो जाएगा, और इसके अंदर मैं RFC कर देता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे ये आ गया। और एक कंपोनेंट बना देता हूँ मैं, और जिसको बोलता हूँ man.jsx, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। और इसी के साथ एक और कंपोनेंट बना देता हूँ मैं, कर देता हूँ, सॉरी, ये मैंने कंपोनेंट का नाम जो है वो स्मॉल में रख दिया है, ये होगा man.jsx, ठीक है, RFC ये भी बना दिया मैंने, ठीक है, मैन में मैन आ गया। और ये प्रोडक्ट वाला था, इसके लिए मैं बना देता हूँ product.jsx, ये भी आ गया, RFCE ये बन गया, ठीक है भाई। एक प्रोडक्ट, ऐप बार, और एक और बनाया था मैन, ये तीन कंपोनेंट्स मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, पहले तीनों कंपोनेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो जस्ट एक लिख देता हूँ नैव बार, ठीक है, और यहाँ आता हूँ लिख देता हूँ मैन, और यहाँ आता हूँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट DUCT प्रोडक्ट। सेव किया मैंने इसको, यहाँ आता हूँ और ऐप के अंदर इनको मैंने लोड करना है, और मैं चेक कर लूँ मेरी ऐप प्रॉपर वर्किंग कर रही है। कहाँ गया, गूगल मीट पर, ये रहा, ठीक है, अभी खाली है ऐप, बिल्कुल ऐप में कुछ भी नहीं। तो यहाँ आने के बाद मैं बारी बारी इनको इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ नैव बार को, स्लैश सेव, और ये मेरा नैव बार आ गया है, ठीक है भाई, ये रहा नैव बार। और इसी के साथ नेक्स्ट चीज़ मैंने करनी है MAIN मैन को इंपोर्ट करवाता हूँ, नहीं MAIN मैन, और मैन का नाम नहीं आ रहा यहाँ, अच्छा ये मैन इसी से बन गया है, इसीलिए इशू दे रहा है डिफ़ॉल्ट पे। सेव किया मैन, और ये आ गया इसने ऑटो, ठीक है भाई। और रिफ्रेश में क्या एरर है, man.jsx डज नॉट मैच द corresponding नेम, मैंने चेंज तो किया था उसका नाम, man.jsx ही बनाया था यार। एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके, सर जहाँ पे कॉल हो रहा है ना वहाँ पे M छोटा डला हुआ है। अच्छा चलो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर एक दोबारा से बना के इसको इंपोर्ट करवा देता हूँ। man.jsx ये बना दिया मैंने, और यहाँ आता हूँ, इसको मैन कैपिटल लिखा है, और यहाँ पर भी मैन कैपिटल करना पड़ेगा मुझे। सेव, लेट मी चेक दिस, एक मिनट, मैन के अंदर अभी भी एरर ही दे रहा है, RFC, ठीक है भाई। और यहाँ आने के बाद मैन, क्या हो गया भाई इसको, मैन में, और मैन, इसको भी कर देते हैं मैन। और मैंने वन टाइम स्मॉल बना दिया था ना, इस वजह से थोड़ा सा भी एरर कभी कभार तंग कर जाता है। मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैन को ही इंपोर्ट करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, तीनों एक ही जगह मौजूद है, तो यहाँ मैं सिंपली मैन लिख देता हूँ, ठीक है भाई। अब भी एरर दे रहा है, और ये नैव बार दिया हुआ है, सही है, ठीक है, और मैन, ठीक है भाई, अब तो चल जाए। इस मैन के कंपोनेंट्स के साथ कुछ पंगा हो गया, छोड़ते हैं हम इसको, हम आगे चलते हैं, इसके चक्कर में रुकेंगे नहीं। प्रोडक्ट को ले आता हूँ, फिर हम चेक कर लेते हैं उसको। प्रोडक्ट और स्लैश लगा के सेव करता हूँ, ठीक है, और नैव बार भी चल रहा है और प्रोडक्ट भी चल रहा है, ये दो कंपोनेंट्स तो मेरे चल गए। अच्छा अब मैं तीसरे कंपोनेंट को चेक कर लेता हूँ कि मैन के साथ क्या इशू है भाई। मैं इसको कर देता हूँ भाई हीरो और JSX, और यहाँ आता हूँ, इसको उठाता हूँ RFCE, हीरो के नाम से बन गया, ठीक है भाई, ये हो गया। ऐप पर आता हूँ, अब मैं इसको दोबारा हीरो को ले आता हूँ यहाँ पे, हाँ, स्लैश, और ये
ठीक है भाई। और अब ये प्रॉपर तीनों चीज़ें वर्किंग सही है, ठीक है, तीनों चीज़ें वर्किंग कर रही हैं। हीरो के अंदर कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये एरर दिया है। मैं इसको कर देता हूँ हीरो। ठीक है भाई, एरर कुछ नहीं है, बस वो मैन का डेटा उसके पास आई थिंक वन टाइम सेव हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा एरर दे रहा है, वरना वो फाइल भी कोई प्रॉपर उसमें कोई ऐसा एरर नहीं है। अच्छा, अब ये फाइलें तो मेरे पास आ गई तीनों। अब मसला ये है कि अब इनके अंदर मैं थोड़ा सा कुछ कोड लगाता हूँ, और उस कोड के लिए मैं खुद कुछ नहीं लिखने वाला। मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप 5 पर, चलो नैव बार पर ही आ जाता हूँ। बूटस्ट्रैप 5 का लिंक कॉपी करूँगा सबसे पहले मैं, गेटिंग स्टार्टेड डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद इसका CDN कॉपी करूँगा यहाँ से। CDN आई थिंक फर्स्ट वाला ही करवाता हूँ मैं, और पब्लिक index.html पेस्ट कर देता हूँ इसको। और स्क्रिप्ट को आपको पता है मैंने कहाँ अब रखना है, स्क्रिप्ट बिल्कुल एंड पर लाएंगे। ठीक है भाई, इंडेक्स का काम ख़त्म। और ये काम कर रहा है या नहीं इसको चेक करने के लिए मैं यहीं पर आऊँगा नैव बार में, और यहाँ लिख देता हूँ क्लास दिस, ये हमें कर देता हूँ टेक्स्ट रेंजर, ताकि मुझे कलर क्लियर पता चले। परफेक्ट, ये क्लासेस जो है वर्किंग कर रही हैं, इसका मतलब मेरी बूटस्ट्रैप अटैच हो चुकी है। इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और नैव बार उठाऊँगा यहाँ से फटाफट, लेआउट में एक नैव बार कंपोनेंट्स, नैव बार, जो नैव बार बना हुआ है तो कॉपी करता हूँ, हो गया कॉपी ये कोड, इसको पेस्ट कर देता हूँ भाई। ठीक है, नैव बार हो गया मेरे पास पेस्ट। अब इसके अंदर कुछ एरर्स होंगे, वो आपको पता है कि मुझे एरर्स रिमूव करने हैं। एक तो एरर होगा कि जो भी सिंगल कोड हैं उन सब के हवाले से, तो ये HR है, इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये हट गया। दूसरा इनपुट का एरर होगा, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक हो गया, परफेक्ट। और एक एरर होगा क्लास नेम सर। हाँ, क्लास को जो है वो क्लास नेम मैंने करना है, और ये है क्लास को रीनेम करना है मैंने, क्लास NAME नेम से। ठीक है भाई, ये भी हो गया। और अगर इसमें कोई HTML अच्छा फॉर्म तो है नहीं कि HTML का होगा फॉर्म। ठीक है भाई, अब ज़रा देख लेते हैं हमारा नैव बार वर्किंग कर रहा है। परफेक्ट भाई, बहुत ज़्यादा धूम किया हुआ था मैंने इसलिए। ठीक है भाई, नैव बार चल रहा है। और इसके साथ एक छोटा सा काम मैंने ये करना है कि इसका कलर चेंज कर देता हूँ। नैव बार को कर देता हूँ डार्क, जो कि टेक्स्ट को करेगा, और BG को भी कर देता हूँ डार्क। सेव करता हूँ, परफेक्ट भाई। अब यहाँ पर है, और मैं इसको बोल देता हूँ, हम चाहते हैं भाई ये ऐप ऐसी लगे कि हमने ही बनाई है, कॉपी पेस्ट ना लगे, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ माय ऐप, सेव, और ये चीज़ भी चल गई। ठीक है, अब मेरे पास दो सेक्शंस हैं, एक हीरो है और प्रोडक्ट वाला। इन पर भी मैंने कोई काम करना है। हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन में मैं फ़िलहाल सिर्फ डिस्प्ले H1 देकर इसको कर देता हूँ डिफ के अंदर ही कुछ लिख देता हूँ, हीरो, और यहाँ लिख देता हूँ इसको क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं पास कर देता हूँ डिस्प्ले 1, आई थिंक ऐसे थी। ठीक है भाई, डिस्प्ले 1 हो गया। और यही क्लास कॉपी करूँगा मैं प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट को भी हटा देता हूँ यहाँ पर, और ये पेस्ट करूँगा क्लास नेम, पूरा क्लास नेम ही कॉपी किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ PRODUCTS प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये चीज़ प्रॉपर वर्किंग में आ गई, चल गई, मैंने देख लिया मेरा कोड भी। अब मैं चाहता क्या हूँ यहाँ पर, अब आप देखते हैं, अगर बहुत सारे, अगर आप फेसबुक की एग्जांपल लें, फेसबुक पे होता क्या है, चलो हम फेसबुक पे ही जाके देख लेते हैं जो भी होता है फेसबुक पे। अब देखिए, फेसबुक पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, ये आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं भाई, ये किसी का नाम आ रहा है, मैं बिलफर्ज ये कोई बंदा है मोहम्मद सुहेल, इस पर यहाँ पर नाम पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ऐसे मेरे पास पोस्ट चेंज हो रही हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं ये, और यहाँ पर आता हूँ, देखो इसका नैव बार अपनी जगह है, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक, जैसे ये हिस्सा चेंज हो रहा है,
और बाद औक़ात हमारे पास क्या होता है, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर जब हम जाते हैं पोस्ट पर तो वो जस्ट पोस्ट चेंज होती है। ये बहुत हैंग चल रहा है, इंटरनेट स्लो है। अब होगा क्या, इसमें एक कंपोनेंट ये बना हुआ होगा नैव बार का, एक ये साइड बार का, ठीक है, और एक कंपोनेंट ये बना हुआ होगा, और फिर कुछ कंपोनेंट्स ये चल रहे होंगे। अब देखो जहाँ मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, जैसे मेरा ये कंपोनेंट है और मैं यहाँ कोई मैसेज करता हूँ या कुछ भी कमेंट देता हूँ तो सिर्फ मेरे पास ये कंपोनेंट चेंज होगा, इस कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजिंग अवेलेबल होगी। बाकी ये कंपोनेंट जैसा है वैसे का वैसे अपने उसमें यूज़ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ किसी को मैसेज भी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मैसेज क्लिक करता हूँ तो जस्ट मैसेज वाला कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, इसके अंदर चेंजिंग आ रही है। बाकी कंपोनेंट्स अपनी जगह होल्डिंग पर है, बाकी कंपोनेंट्स अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। अब ये हो कैसे रहा है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ वीडियोस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ आता हूँ स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो कुछ कंपोनेंट सेम है। देखो साइड बार सेम है, साइड बार के अंदर चेंजिंग आ रही है, चीज़ों की चेंजिंग है बेशक, लेकिन कंपोनेंट मैन सेम है। अब यही चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, इसके पीछे हमारे पास होती है राउटिंग। जैसे HTML में अगर मैं बात करूं तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम सिंपल एंकर टैग का यूज़ करते हैं और एंकर टैग पे एक टैग से दूसरे पेज पर चले जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ऐप लोड हो रही होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे थे जब मैं फेसबुक पर एक पेज से दूसरे पेज पे क्लिक कर रहा था, एक तो कंपोनेंट लोड हो रहा था, पूरी ऐप नहीं, तो उसी चक्कर में अगर आप ऊपर देखते तो ऐप रीलोड नहीं हो रही थी हमारी। अब ये काम कंपोनेंट्स के ऊपर। अब जैसे कि बिलफर्ड में चाहता हूँ होम पे क्लिक करूँ तो हीरो सेक्शन नजर आए, लिंक पर क्लिक करूँ बिलफर्ड, ये लिंक को मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट का, और नैव बार में आके मैं नाम दे देता हूँ लिंक को प्रोडक्ट का, ठीक है, तो प्रोडक्ट चले, ठीक है, एक आ गया प्रोडक्ट और एक आ गया ये, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को मैं ऐसे ही फिलहाल छोड़ देता हूँ। तो यहाँ क्लिक करूँ या यहाँ क्लिक करूँ, जिस पर क्लिक करूँ वो चीज़ यहाँ पर इसी तरीके से सेम काम करे। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तो प्रॉपर है। अब अगर आप नॉर्मल वेबसाइट्स पर देखें अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, लोकल होस्ट / हैशटैग। अब देखो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ कि गूगल, ठीक है, गूगल आ गया। अगर मैं गूगल / डैशबोर्ड लिख दूं, ठीक है, या इसके बाद लिख दूं एडमिन लिख दूं, इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे कि इसका क्या मतलब है? google.com/ डैशबोर्ड, इसका क्या मतलब होगा? हेलो, क्लास में है सब या सो गए? हेलो सर, जैसे हम कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं इसी तरीके से डैशबोर्ड का एक फोल्डर बना होगा। हाँ, फिर नहीं, मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कंपोनेंट्स या रिएक्ट को छोड़कर सिंपल कि गूगल में मैंने www.google.com लिखा, अगर स्लैश आगे डैशबोर्ड लिखा तो इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्ट उसी साइड पे ले जाएगा। हाँ, मतलब कि गूगल के अंदर एक डैशबोर्ड नाम का पेज है, उस पेज पर जाना है, फिर डैशबोर्ड के अंदर एडमिन, तो डैशबोर्ड के अंदर एडमिन पर जाना है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और कोई और साइट विजिट कर लूँ, मुख्तलिफ साइट्स आती हैं, तो किसी भी साइट पर जब मैं विजिट कर रहा होता हूँ, यहाँ आ रहा हूँ तो देखो गेट बूटस्ट्रैप 5 मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? डॉक्स से। डॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, मैं किसके डॉक पर मौजूद हूँ? 5.0 के, और उसके अंदर कहाँ पर हूँ फिलहाल? कंपोनेंट्स पर हूँ। देखो अब मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन, तो अब कहाँ पर हूँ? बूटस्ट्रैप 5 पर गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन पर हूँ। अगर यहाँ आप क्लिक करूँ तो अब कहाँ पर हूँ? डाउनलोड्स पर हूँ। अब कहाँ पर हूँ? ये तो ये पेजेस स्विच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट में पेजेस स्विच होंगे क्योंकि हमने पेजेस ही नहीं बनाया। पेज तो हमारे पास यही है, क्योंकि रिएक्ट असल में है SAP, ठीक है, SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट, यानी कि जब मैं इस पर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो भाई ये रीलोड हो रही है, रिएक्ट रीलोड नहीं होगी, पेज एक ही रहेगा लेकिन कंपोनेंट्स चेंज होंगे। मतलब ये कि जब स्लैश लग रहा है बाय डिफॉल्ट URL में क्या होता है, URL समझता है जब भी स्लैश आया तो कोई पेज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? पेज चेंज हुआ है। देखो आपके सामने मैं यहाँ ब्राउजर पर डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये पेज चेंज हो रहा है, लेकिन रिएक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि भाई पेज तो चेंज ही नहीं होता, क्योंकि रिएक्ट है SAP, ठीक है, SPA सॉरी, सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट। तो अब जब पेज ही सिंगल है तो एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच कैसे होगा? ये प्रॉब्लम है। तो पेज तो सेम रहता है लेकिन उसके अंदर के कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं। भाई यहाँ पर हूँ मैं, होम पर क्लिक करूंगा तो रिएक्ट में क्या होगा? होम तो आएगा यहाँ पे, लेकिन ये रीलोड नहीं होगा, दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा।
दूसरा एक कंपोनेंट हट जाएगा, दूसरा कंपोनेंट से मेरे सामने रेंडर होकर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल्स पे आ जाऊं तो देखो ये आया गेट बूटस्ट्रैप 5 डॉक्स 5.3 और एग्जांपल स्लैश, अब ये यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। तो अभी इस चीज को हम यहाँ पर रिएक्ट में जिस तरीके से हैंडल करते हैं कि भाई पेज तो स्विच नहीं होना, कंपोनेंट्स हैंडल करने, तो कंपोनेंट्स को स्विच करने के लिए जो हम हैंडलिंग लगाते हैं वो हमारे पास कहलाती है रिएक्ट राउटिंग। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिएक्ट राउटिंग डॉम नाम की एक लाइब्रेरी है पूरी, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम हमारे पास एक पूरी लाइब्रेरी है जो कि हम पूरी लाइब्रेरी को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने पास नोड पैकेट मैनेजर की मदद से। वो जब इंस्टॉल हो जाती है तो उसके मुख्तलिफ वर्जन से जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अभी आई थिंक उसका वर्जन चल रहा है कोई 6.5 या इस तरीके से समथिंग चल रहा होगा, 6.4 है, व्हाट्स आर न्यू इन 6.4। लेकिन इसका जो सबसे रिलायबल वर्जन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, वो है 6.3। आई थिंक 6.5 तक आ चुका है इसका वर्जन, लेकिन जो है आई एम ऑन वर्जन 5। हाँ ठीक है, ये वर्जन 5 पर चल रहा है, ये इनकी मेन वेबसाइट है। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो देखो इसने दिया हुआ है 6.10 में, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो 10 चल रहा है। अब यहाँ पर मैं यहाँ आता हूँ, मुझे 6.3 चाहिए तो मैं यहाँ जस्ट लिख देता हूँ 6.3 ऊपर, URL इसका एडिट कर रहा हूँ कि भाई स्लैश इंग्लिश में 6.3 और इंटर। अब जब मैं ये इंटर करता हूँ तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6.3 वाला वर्जन शो ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अब देखें आप 6.3 का वर्जन आ गया, हालांकि वो रिक्वेस्ट में नहीं था मेरे पास, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पेज वहाँ अवेलेबल है। अगर ये पेज ना होता, बिल्कुल मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ भाई, ये ऐसे ही लिख देता हूँ स्लैश 6.990, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ मुझे दिखा दो, नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, अब ये पेज नॉट फाउंड आम वेबसाइट्स के अंदर कहाँ होता है? आम वेबसाइट्स के अंदर पूरी वेबसाइट पर वही चीज़ आ रही होती है। जैसे मैं गूगल पर आ जाऊँ, गूगल स्लैश, ठीक है, ये करके इंटर कर देता हूँ तो ये ऐसे उठा के दे देगा भाई पेज नॉट फाउंड। भाई ये क्या भेज रहे हो भाई, ऐसा कुछ हो पेज जो वाकई चल रहा हो। जैसे गूगल पर आ जाऊँ, मैं आगे लिख दूँ स्लैश लैपटॉप। अब लैपटॉप का कोई पेज होना चाहिए, लैपटॉप का पेज नहीं है तो गूगल कैसे दिखाएगा, ठीक है। तो गूगल के पास भी अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेजेस, इंटर करता हूँ तो देखो ये गूगल के अंदर बहुत लेंथी है, इसने पूरी क्यूरी लगाई है। जब इमेजेस पे टिक करे तो कौन सा डेटा देना है, इसके बाद तो बड़ा URL होगा। अब यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर ये एरर्स ने उठा के दे दिए, भाई ये क्या आपने लिख के भी दिया। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ कंपोनेंट पे फर्क पड़ा है, बाकी चीज़ें शो ऑफ कर रही है, वेबसाइट पूरी इसने नहीं रोकी, क्योंकि वो कंपोनेंट जितनी सी जगह पे लोड होना था वहाँ पे एरर आ गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि इसको वो कंपोनेंट है 6.3 पर कर देता हूँ मैं इसको, और अच्छा ये हटाकर 6.3 करना है, 6.3 इंटर, तो मेरे पास ये 6.3 आ गया। देखो कंपोनेंट लोड हो गया। अब इस 6.3 की डॉक्यूमेंटेशन को हम देखेंगे, भाई ये सबसे रिलायबल है। इसको पहले लाइब्रेरी को मैं डाउनलोड करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो जब भी आपको आना हो, और एक और चीज़ कि अगर मैं W3 स्कूल्स पर भी आ जाऊँ तो वहाँ पर भी मुझे W3 स्कूल, एक मिनट यहाँ पर आके W3 स्कूल्स में रिएक्ट राउटर, अगर W3 स्कूल पर भी आऊँ तो इसने भी जो एग्जांपल दी है, जो हमें यूज़ करना है, ये बता रहा है, ठीक है, ज़्यादातर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है जिसको ये फॉलो कर रहा है ना, जो W3 स्कूल है हमें बता रहा है रिएक्ट के हवाले से, तो वो स्ट्रक्चर वही है 6.3 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो यूज़ हुआ है रिएक्ट के अंदर कोई राउटर, तो वो 6.3 है। और इसी वजह से बहुत बड़ी कम्युनिटी इसको जो है वो क्या नाम है यूज़ कर रही है। और इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि इसे कहते हैं बैकवर्ड कैपेबिलिटी, ठीक है। बैकवर्ड कैपेबिलिटी होती है इस रिएक्ट राउटर के अंदर। मतलब ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अपग्रेड तो हो चुकी है लेकिन वो फिर भी पुराना वर्जन चला रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, बैकवर्ड कैपेबिलिटी है। अच्छा, यही चीज़ें हमारे को अक्सर उसमें देखने को मिलती हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, अगर पुराने आईफोन्स के मोबाइल ले लो, बिल्कुल ज़ीरो से पुराने मोबाइल, जिनके अंदर अब अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करो तो उनमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। वो ये कहेंगे कि भाई व्हाट्सएप अपडेट ही ख़त्म हो गई है, हमने जहाँ तक इसको अपडेट दिया था, वर्जन को अपडेट दी थी, अब उससे आगे ये अपडेट नहीं हो सकता। तो उसके अंदर क्या है कि बैकवर्ड कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन रिएक्ट के अंदर ये जो राउटर है, इसके अंदर अभी तक ये कैपेबिलिटी है कि ये बैक का जितना भी कोड है वो सब चला सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अभी आएंगे और इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे इंस्टॉलेशन बता रहा है, ये इसने यहाँ पर कुछ कमांड्स दिए हैं, बताया होगा किस किस तरीके से इसको यूज़ करना है।
तो मैं आता हूँ यहाँ पर ट्यूटोरियल्स पे, और मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप रिएक्ट पर काम करें तो जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं ना उसके राउटर्स पे या किसी भी लाइब्रेरी पर, तो उस लाइब्रेरी की ऑफिशियल साइट पर चले जाएं। जब रिएक्ट यूज़ करें तो रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, चीज़ें पढ़ें, इट्स ओके फाइन। जहाँ पर राउटर्स की बात है, अब देखें कोई चीज़ नई डाउनलोड करनी पड़ रही है आपको, इसका मतलब वो कहीं से आ रही है, वो एक कोई लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये चीज़ें सर्च करेंगे, ईजी रहेगा। अब इसने यहाँ पे पूरा बताया रिएक्ट राउटर इज फुली फीचर्ड क्लाइंट एंड सर्वर साइड राउटिंग लाइब्रेरी। अच्छा, एक और मजे की चीज़ कि ये क्लाइंट साइड तो है ही है जो अभी हम रिएक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ हो रही होती है बैकएंड में भी, ठीक है भाई। बैकएंड के अंदर भी हमारे पास ये राउटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है यूआरएल है तो वो यूआरएल मैच करता है, भाई ये यूआरएल दे तो ये चीज़ देनी है, ये यूआरएल लिखे तो ये चीज़ देनी है, ये यूआरएल दे तो ये चीज़ देनी है। अभी हम यही चीज़ यहाँ पर आके समझेंगे। इसने बताया भाई पहले आप ये एक ऐप डाउनलोड कर लो रिएक्ट की, फिर उसने बताया ये तरीक़ेकार इसने बता दिया। डाउनलोड करने के लिए क्या है, देन इंस्टॉल द रिएक्ट राउटर डिपेंडेंसीज। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, हम इसी को कॉपी करेंगे। लेकिन इसने क्या किया, डॉम पूरा 6 वर्जन इंस्टॉल कर रहा है, हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे, और हम क्या इसमें एडिटिंग करेंगे वो हम देख लेते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पर और एक काम करता हूँ, नैव बार इन सब को फिलहाल मैं बंद करूँगा, अपनी सिर्फ ऐप.js के अंदर हूँ मैं, ठीक है। ऐप.js के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको भी बंद करता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ आता हूँ, और इसको चाहूँ तो CMD से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, वरना आपको पता है मैं ज़्यादातर टर्मिनल यूज़ करता हूँ, तो यहाँ टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हैं। इस टर्मिनल पे आप इसको पेस्ट करेंगे। अब देखें npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6, हमने यहाँ पर जस्ट 6.3, क्योंकि 6.3 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमने सिर्फ 0.3 लगा के इसको एंटर कर देना है। अभी ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी npm की मदद से। तो आप सिंपल देखेंगे आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाज़ों का तो ऐसा भी होता है कि आप चला देते हैं, नेट बीच में ब्रेक कर जाता है और राउटर सही से डाउनलोड नहीं होता, तो इसकी डिपेंडेंसीज भी हम चेक कर सकते हैं कि वाकई ये डाउनलोड हो गया एक्चुअल में हमारे पास है या नहीं। अब ये जैसे डाउनलोड हो गया, इसको मैं बंद करता हूँ, चेक कर लेता हूँ, यहाँ आऊँगा और पैकेट.json में आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ तो रिएक्ट राउटर डॉम 6.3 मेरे पास क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है भाई। डिपेंडेंसीज में इसका नाम एंटर हो चुका है, मतलब ये कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल किया है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्यों है, क्योंकि जब मैं इसको कोड को पुश करूंगा, कहाँ पर पुश करूंगा, क्योंकि अच्छा आप देखें रिएक्ट राउटर जो मैंने इंस्टॉल किया 6.3, असल में वो इंस्टॉल यहाँ पे नहीं हुआ। इंस्टॉल ना इधर हुआ है, रीडमी में हुआ है, ना पैकेज.json में, ना लॉक में, ना इग्नोर में, ना सोर्स में, ना पब्लिक में, ना बिल्ड में, वो इंस्टॉल हुआ है नोड मॉड्यूल में। अब आपको एक बात पता है, जब भी मैं कोई कोड पुश करता हूँ गिटहब पे तो नोड मॉड्यूल की फाइल ही नहीं होती। अगर ये मैं फाइल पुश कर देता हूँ और नोड मॉड्यूल की फाइल मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो जब मैं इसको वहाँ से पुश करके डाउनलोड करूँगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं उसको रन करूँगा, npm स्टार्ट करूँगा, तो अब नोड मॉड्यूल को क्या पता क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी। तो नोड मॉड्यूल जो भी चीज़ इंस्टॉल करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन पैकेज.json से लेता है, ठीक है। पैकेज.json के पास आता है, पूछता है आपके पास इस ऐप में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हुई थी, वो बताता है भाई मुझ में रिएक्ट राउटर इंस्टॉल किया था, मुझ में रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया था। जो भी चीज़ हम यहाँ इंस्टॉल करते हैं वो सब यहाँ पर डिपेंडेंसीज में आता है। तो ये वेरीफाई करना लाजमी है। पता चले आप रिएक्ट राउटर इंस्टॉल कर दें और आपके पास या इंस्टॉल होना हो, वर्जन क्या चल रहा है, आप वहाँ जाके चेक करते रहे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं ऐप पर और इंडेक्स की फाइल में आता हूँ पहले। अब इंडेक्स की फाइल आपको पता है किसमें रैप हुई हुई है, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड पे। आप स्ट्रिक्ट मोड फिलहाल हटा दें, ठीक है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ हमें सिखाई होगी कि किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। सिंपली वो हम देखते हैं। या नीचे आता हूँ और इसने हमें कहा है कि भाई आप सबसे पहले क्या करें, ब्राउज़र राउटर को सबसे पहले इंपोर्ट कर लें, ठीक है भाई। आप यहाँ पर आएँ, रिएक्ट डॉम के अंदर से इसको कॉपी करें। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इंपोर्ट करनी है अपने कोड के अंदर वो क्या है, रिएक्ट राउटर है। यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, तो रिएक्ट इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर, और इस ऐप को जो है मुझे अब ब्राउज़र राउटर में क्या करना है, पैक कर देना है। अच्छा, अब ब्राउज़र राउटर में ऐप को पैक तो कर दिया मैंने, इसको Ctrl+S सेव करता हूँ और अपनी ऐप पे जाकर देखता हूँ कि क्या डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। कोई डिफरेंस देखने को मिला भाई? कोई डिफरेंस नहीं है, अभी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस ब्राउज़र राउटर से हो रहा क्या है कि ये समझ लो आप एक डिव की तरह है।
या जैसे हम फॉर्म इनिशियलाइज करते हैं ना, एक फॉर्म या एक टेबल इनिशियलाइज करते हैं। अब टेबल इनिशियलाइज कर लिया, अब TH और TD के टैग्स क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि टेबल से उनका ताल्लुक है। तो ये भी समझ ले कि ब्राउजर राउटर जो है वो हमें बता देता है कि पूरी ऐप पर क्या चलेगा। पूरी ऐप हमारी किस में बंद है, ब्राउजर राउटर। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप यहाँ पर अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आए तो उसने ब्राउजर राउटर इंस्टॉल किया। अगले स्टेप में ये जब और चीज़ें इंस्टॉल करने लगेगा, ठीक है, हम यहाँ आते राउट्स वगैरह वो सब यहाँ पर होगा, तो बहुत घिचमिच बन जाएगी। तो इतनी घिचमिच आपको मैंने पहले बताया कि हमने इंडेक्स की फाइल में नहीं करनी होती, क्योंकि इंडेक्स की फाइल हमारी मेन फाइल है। अगर कहीं पर भी index.js के अंदर एरर आ गया तो वो मुझे एरर भी नहीं शो करवाएगा, पूरी ऐप चलाएगा ही नहीं, एरर दे देगा। जैसे बाय डिफॉल्ट आपने देखा index.js की फाइल हो ही नहीं, तो क्या होता है, जब मैं npm स्टार्ट करता हूँ वो चलता ही नहीं है। तो अगर इस फाइल में कोई भी एरर होगा तो ऐप मेरी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी, आगे चलेगी नहीं, और एरर भी मुझे समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना करता हूँ कि ब्राउज़र राउटर को यहाँ लगा लूँ, ये एक बेटर कंडीशन है मेरे पास। बाकी जो भी काम है मेरा, इसको बंद करके मैं ऐप के अंदर आके करूँ, ठीक, और मैं यहाँ आ जाता हूँ app.js में, ठीक है भाई। अब app.js के अंदर मेरे पास 3 चीज़ें चल रही हैं, navbar, हीरो और प्रोडक्ट। मैं इन सब को फ़िलहाल के लिए जो है कमेंट आउट करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ आता तो मेरी ऐप बिल्कुल मुझे खाली दिखेगी। इस चीज़ को बड़े गौर से देखना है आपने बेटा, ऐप बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ और अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर यहाँ पर आना है और मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। क्या इंपोर्ट करनी है भाई, राउट्स और राउट इंपोर्ट करना है। मैं फ़िलहाल रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और ब्राउज़र राउटर रिमूव कर दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ वहाँ पर, तो ये रहा, ठीक है। और ब्राउज़र राउटर की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं वो हटा दूंगा, और इसको मैं, अच्छा भाई ये कौन सी इंपोर्ट है, कोई बच्चा मुझे बता देगा, ये अभी जो इंपोर्ट लगी हुई है ये कौन सी इंपोर्ट है, ये कौन सी इंपोर्ट है भाई, कोई बता दे। सर ये डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं है, ये डिफॉल्ट नहीं है, तो दूसरी इंपोर्ट का नाम होता है नेम्ड इंपोर्ट, ठीक है भाई। मैंने पता नहीं बताया है या नहीं, तो इसको कहते हैं क्या, नेम्ड इंपोर्ट, यानी कि ये बाय नेम कहीं ना कहीं सेव हुआ हुआ है, बिल्कुल राउट्स, कि अगर मैं इसको किसी और नाम से बुलाऊंगा तो ये कभी भी नहीं चलने वाला, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये फिक्स है, तो आपने इसको इसी तरीके से बुलाना है। अब यहाँ पर मैंने राउट्स और राउट बना दिए, ठीक है। अब राउट्स के अंदर क्या होगा कि मेरे जितने भी रूट है सब के सब यहाँ पर आएंगे। तो मैं एक कंपोनेंट ओपन कर देता हूँ यहाँ पे ROUTS राउट्स के नाम से, और इसके अंदर अब मुझे रूट बताने हैं, ठीक है। पहला रूट का एलिमेंट बनाता हूँ मैं और लिख देता हूँ ROUT रूट का एलिमेंट। और ये रूट का एलिमेंट जो है मैंने फिलहाल सेल्फ क्लोजिंग टैग में रखा है। आपने देख लिया, राउट्स पहले बनाया, ठीक है। ऐप पूरी किस में क्लोज है, हमने यहाँ देख लिया, ऐप मेरी क्लोज है ब्राउजर राउटर में प्रॉपरली, ठीक है। और यहाँ पर आऊँ तो ये जो मेरा राउट्स है, राउट्स के अंदर मुख्तलिफ राउट हो सकते हैं, जितने भी राउट आप बनाना चाहो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ और राउट्स के अंदर ये जो राउट दिया हुआ है रूट, इसको मैं बोलता हूँ रूट्स है ये, और ये एक सिंगल रूट है। अब हर रूट के अंदर 2 एलिमेंट पास होते हैं, ठीक है। एक दो यानी कि एट्रीब्यूट मुझे पास करने पड़ते हैं। एक है पाथ था कि 2 था, पाथ आई थिंक, हाँ पाथ का, और यहाँ हम देख भी सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ पाथ है, 2 नहीं सॉरी पाथ, और दूसरा है एलिमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और लिख देता हूँ पाथ में, और पाथ का मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। फिलहाल पाथ को मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा क्या काम है, तो कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ navbar, ठीक है। और यहाँ आने के बाद एलिमेंट्स, दूसरा मेरे पास है एलिमेंट्स का एट्रीब्यूट। अब ये जो एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मुझे क्या पास करना होता है, पूरा अपना जो एलिमेंट यानी कि जो कंपोनेंट मुझे देना है वो। अब यहाँ पर ऐप के अंदर मैं ऐप नहीं पास करूँगा, क्योंकि ऐप के अंदर मैं लिख रहा हूँ भाई, तो ऐप तो ऑलरेडी चल रही है, ऐप के अंदर मुझे कुछ और पास करना है। अब ऐप के अंदर मैं navbar चलाना चाहता हूँ, तो मैं इस navbar को कॉपी करूँगा और यहाँ लाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। इसको सेव करता हूँ और यहाँ आके देखता हूँ, देखो क्या मेरा navbar चला, नहीं चला। अब ये चलेगा कैसे, मैंने इसका जस्ट रूट सेट किया है कहाँ पर, navbar पे। मैं यहाँ आता हूँ, स्लैश की जगह लिखता हूँ navbar और एंटर करता हूँ, देखो navbar चल गया, ठीक है भाई। देखो रूट सेट हुआ है कि भाई इस पर navbar वाले स्लैश
नैप बार पे आऊँगा तो क्या चलेगा, नैप बार चलेगा। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ, इसी चीज़ को जस्ट कॉपी एंड नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्योंकि 3 कंपोनेंट्स हैं तो तीनों के लिए मैंने 1 बाय 1 बनाया था। मैं ये वाला हीरो कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ हीरो कंपोनेंट की जगह। प्रोडक्ट के कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ मैं सेम और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये वो है जो मैंने यहाँ स्लैश की बाद लिखना है। तो भाई हीरो के लिए मैं लिख देता हूँ फिलहाल कि हीरो है और इसके लिए लिख देता हूँ प्रोडक्ट है। और मैंने इसको स्मॉल में इस वजह से लिखा है कि आप जब भी देखेंगे URL हमेशा स्मॉल में होता है। आप www.google.com कैपिटल में भी लिख के कंट्रोल इंटर दबाएं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल में आएगा। तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आप, और इससे पहले अगर आप स्लैश लगा दें तो इससे आपको एक चीज़ कंफर्म रहेगी कि भाई ये कोई ना कोई रूट है, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं स्लैश का। अगर स्लैश नहीं भी लगाएंगे तो नो इशू है, इसमें कोई इशू नहीं देगा वो। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी कोड के अंदर कि किस तरीके से वो शो करवाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ही सेव कर दूं, यहाँ पर आऊँ और नैप बार की जगह अब मैं दे दूँ हीरो और एंटर करूँ तो देखो हीरो चल गया। और अगर मैं इसकी जगह कर दूँ प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या चलेगा, प्रोडक्ट चलेगा। और एक मिनट, प्रोडक्ट्स कर दिया है, प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरे पास क्या चल रहा है, प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और चीज़, अगर मैं हीरो को मैन रखना चाहता हूँ लाजमी, तो एक को जिसको मैं सिर्फ फ्लैश पास करूँगा इसका मतलब है वो मैन है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ, रिफ्रेश करूँ, ये सारी चीज़ें हटा दूँ, जस्ट लोकल होस्ट पे ये करके एंटर मार दूँ तो लोकल होस्ट पे हीरो चलेगा। इसका मतलब होता है कि जो मैन ऐप जो फर्स्ट चीज़ मेरा चलेगा, मतलब ये इंडेक्स की फ़ाइल होती है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं जब भी कोड रन होता है तो पहली फाइल इंडेक्स की रन होती है, समझ लीजिए इंडेक्स की फाइल है। तो फर्स्ट फाइल जो रन होनी है, जो आपका पहला कंपोनेंट हमेशा सामने दिखाई देगा वो ये होगा जो स्लैश है। आप जैसे ही लिखते हैं, जैसे गूगल लिखता हूँ तो गूगल पे जो पहला पेज चलना है वो ये है, समझ लीजिए। ये जो ये पेज बनाया गया इसको इन लोगों ने जब राउट दिया होगा तो स्लैश का राउट दिया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी डिफाइन की हुई है। तो ये स्लैश का मतलब फर्स्ट वाला पेज, अब दूसरे का मतलब ये। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि अगर मैं चाहूँ, बिल्कुल इसको कर देता हूँ हीरो, ठीक है, स्लैश हीरो ही रखता हूँ इसको मैं, और नैप बार को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। भाई नैप बार रखता ही नहीं हूँ, नैप बार यहाँ ले आता हूँ, ये सब यहाँ से रिमूव करता हूँ, नैप बार को यहीं बाहर ऐसे रख देता हूँ, राउटर से बाहर रखता हूँ कोई चीज़। अब देखता हूँ क्या होता है। अब देख सकते हैं आप कि अगर लोकल पर नॉर्मल चल रहा है तो मेरा सिर्फ नैप बार अपनी जगह है, नैप बार अपनी जगह है। लेकिन अगर मैं अब स्लैश लगाऊं, अब मैं स्लैश लगा के, नैप बार तो गया, नैप बार का स्लैश ख़त्म कर दिया, अब मैं यहाँ पर स्लैश लगाकर हीरो लिखूँ तो क्या होगा, अब देख लेते हैं। ये मैं यहाँ पर आता हूँ, स्लैश लिखकर हीरो लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो आप देखें नैप बार अपनी जगह है लेकिन हीरो आ गया, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, हीरो आ गया। और अगर मैं इसकी जगह कर देता हूँ स्लैश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और प्रोडक्ट्स नहीं है, सॉरी मैंने प्रोडक्ट नाम दिया था, प्रोडक्ट आ जाएंगे भाई, प्रोडक्ट का। अब देखिए कंपोनेंट लोड हो रहा है नैप बार, क्योंकि नैप बार क्या है, पूरी एप्लीकेशन में सेम रहना है। तो जो चीज़ सेम रहनी है वो मैं राउट से हटा के रखूँगा, जो हर पेज पर मुझे दिखानी ही दिखानी है। भाई नैप बार हर पेज पे दिखाना है तो नैप बार अलग रहेगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, फुटर हो सकता है भाई, कि फुटर हमेशा हर पेज पर रहेगा, तो स्टार्टिंग से एंड तक तो वो रहेगा। तो अगर मैं यार एक दो बिल पर ये राउट से स्टार्ट है ना, मैं बोल देता हूँ ऐप एंडेड, ऐप एंड हो रही है यहाँ पे। सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ आने के बाद मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ कर देता हूँ लोकल होस्ट 300 ये रहा। तो ऐप यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐप यहाँ पे एंड हो गई। अभी ऐप के बीच में कुछ भी नहीं है। और मैं इसको एक काम करता हूँ, H1 में एटलीस्ट लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ऐप एंडेड। देन मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ऐप के दरमियान अभी ऐप में दो ही चीज़ें रन हो रही हैं, नैप बार और ये। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट पे कुछ नहीं। अगर मैं हाँ ये कर दूँ, स्लैश पर सेव करूँ, अब देखो हीरो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पे चलेगा, ठीक है, हीरो तो बाय डिफ़ॉल्ट पे चलेगा। हाँ, जब मैं इसके आगे लिखूँगा स्लैश प्रोडक्ट्स, तो अब मेरा कौन सा पेज लोड होगा, और प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट है, या तो मैं उसको ही प्रोडक्ट कर दूँ भाई, तो प्रोडक्ट का पेज लोड हो रहा है। बात समझ आ गई।
यहाँ तक बेटा किसी को कोई सवाल है तो पूछे, नहीं है तो अभी मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करूँगा और कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में और देखेंगे। कुछ नेस्टेड राउट्स हैं वो भी उनको देखना है हमने। हेलो हेलो सब ओके सर, आज एंड करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई है? हेलो साहब। यस सर, ये तो समझ लिया, बस बाकी कल यस सर, देखेंगे। समझ तो आ गया है। जी जी, जो क्यूरी होगी आपकी वो आप इंशाल्लाह कल मुझसे क्लास में पूछिएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने पास इंस्टॉल करके राउटर देख लीजिएगा। जो क्यूरी हो आपको किसी के पास चलने में ये एरर दे रहा है तो ये बता दिएगा, वरना बाकी सिंपल है बिल्कुल। इतना मैंने सिंपल सा एक राउटर इंपोर्ट किया ये रहा, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे एक राउट्स लगा के दे दिए। मैं एक काम करूँगा, अभी इसकी पाथ वाली दोनों फाइल्स आपको अभी के अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिक और सोर्स वाली या ये तीनों ही फाइल्स में आपको जो है इस पूरा कोड का जो है ना मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी इसको पुश कर देता हूँ, ठीक है, राउटर्स एडेड के नाम से, और इसकी रैपो जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो इस रैपो का लिंक आपको भेज दूंगा, आप यहाँ से ये चीज़ अभी क्लोन करके चेक कर लीजिएगा किस तरीके से मैंने ये लगाया हुआ है। तो सिंपल आप बाहर रखेंगे तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। यहाँ आप क्या बना सकते हैं, फुटर का एक कंपोनेंट बना के इस फुटर को यहाँ रख सकते हैं, नैफ चलेगा, फुटर चलेगा। बीच में आप जब ऊपर स्लैश लगा के चेंजिंग करेंगे तो एक मिनट कहाँ गया, हाँ यहाँ सर अभी तो हमने जो है इसकी, जी जी हेलो, ये जैसे कि अभी आप जो है ऊपर लिंक में डाल के चेंज कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ये हम कल तो करेंगे कि नेवर पे क्लिक वगैरह पे राउट चेंज हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको लिंक के साथ और उसके साथ नेस्टेड भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट लिंक का है, चलें ठीक है सर। पढ़ा के, लेकिन अभी आप इसकी यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें ताकि कल में जब लिंक करवाऊँ तो ईजी रहे आपके पास। इसीलिए कोड अभी के अभी मैं आपको दे दूंगा, इतना ज़्यादा सा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा कोड है। एक ये देख लीजिएगा, इनलाइन स्टाइलिंग देख लीजिएगा और इंटरनल स्टाइलिंग ये लगा के देख लीजिएगा। बाकी नेटलीफाई की डिप्लॉयमेंट भी कल आप चेक कर लीजिएगा। नेटलीफाई पे मैंने बताया ना, गिटहब को नेटलीफाई से कनेक्ट करके उसके थ्रू आप जो है अब के बाद आप अपनी ऐप को लाइव किया करेंगे, ताकि जो भी अपडेट करें आप वो वहाँ पर शो हो जाए, ठीक है भाई। तो ये मैंने कोड पुश कर दिया है और ये मैं इंशाल्लाह आपको अभी के अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है भाई। मैं इसका लिंक श्योर सर, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़, चलो इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाए, तो कोशिश करिएगा सब टाइम पर आ जाए, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। नेटलीफाई डेमो BMG